गरीब परिवार ने खाया गर्मी में पहली बार फ्रूट कस्टर्ड। कड़ी धूप में आग की भट्टी जैसी गरम चिमनी से ईंट उठाते आरव और चेतन। अरे भाई साहब, इतनी गर्मी में आप ईंट की भट्टी पर काम कर रहे हैं, ऊपर से आपने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। नहीं भैया, घर में सभी के पैरों के लिए चप्पल खरीदने लायक पैसे नहीं है। अभी कुछ पैसे जुटे थे तो हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल के जूते खरीद लिए। अच्छा, घबराओ मत। ये देखो, मैंने आज ही चप्पल की दुकान से 2 जोड़ी चप्पल खरीदी है। आप एक काम करो, आप ये चप्पल रख लो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, जो आपने हम गरीब की मदद की। दूसरी तरफ चेतन के दोनों बच्चे अपनी कक्षा में। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये फ्रूट कस्टर्ड है पिंटू, अमीरों का डिश। तुमने नहीं खाया होगा आज से पहले। ऐसे क्यों बोलते हो मेरे भाई को? नहीं देना तो साफ मना कर दो ना। ज्यादा अपने लालची भाई का साइड मत ले पूनम। वैसे भी मैं तो अपने जन्मदिन का ये फ्रूट कस्टर्ड तुम दोनों को नहीं दूंगा। अब सभी बच्चे अकेले फ्रूट कस्टर्ड खा रहे होते हैं। पिंटू उन्हें देख रहा होता है। कुछ देर बाद बच्चे अपना हैंड वॉश करने क्लास से बाहर जाते हैं। तभी पिंटू टिफिन के बगल में रखी जूठी चम्मच को उठाकर चाटते हुए, अरे ये फ्रूट कस्टर्ड तो क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है खाने में। मुझे भी खाना है ये फ्रूट कस्टर्ड। मैं भी घर जाकर अपनी मम्मी से बोलूंगा कि वो मेरे लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाए। लेकिन मैं उससे पहले मम्मी से बोलूंगी कि तूने कैसे मंगू की झूठी चम्मच चाटी है। घर आने के बाद पिंटू चूल्हे पर बैठी अपनी माँ जानवी को पीछे से गले लगाते हुए, मम्मी मम्मी, आज मैंने बहुत ही अनोखी चीज खाई है जो बहुत ही क्रीमी क्रीमी और सफेद रंग की थी। उसमें कई तरह के फल भी थे। उसे फ्रूट कस्टर्ड कहते हैं। आप वो फ्रूट कस्टर्ड मेरे लिए बनाओ ना माँ। हरगिज नहीं मम्मी, आप बिल्कुल मत बनाना इसके लिए वो फ्रूट कस्टर्ड। आपको पता है इसने स्कूल में मंकू की झूठी चम्मच चाटी थी। तभी जानवी अपने छोटे बेटे पिंटू के कान को मरोड़ती हुई, अच्छा तो इसने स्कूल में दूसरे बच्चे की झूठी चम्मच चाटी। अब तो मैं इसके लिए हरगिज फ्रूट कस्टर्ड नहीं बनाऊंगी। आखिर क्या जरूरत है तुम्हें इतनी गंदी हरकत करने की? माँ, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, पर आप मेरा फ्रूट कस्टर्ड बनाने से मना मत कीजिए। अभी के अभी पूरे 10 बार उठक बैठक कर, तब बनाऊंगी मैं तेरा फ्रूट कस्टर्ड। पिंटू फ्रूट कस्टर्ड खाने के चक्कर में उठक बैठक करना शुरू कर देता है। तभी उसकी दादी वहां आकर उसको पकड़कर, अरे बस करो बहू, इतना जुल्म क्यों उठा रही हो बच्चे पर? अरे जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे ही किसी की भी झूठी चम्मच को झूठा खाना खा लिया करते थे। हाँ भाभी, अब छोड़ दो पिंटू को, बेचारा पसीने से तरतर हो गया है। हाँ बुआ, सही कहा आपने। अगले दिन जानवी राधा के साथ बाजार में एक फ्रूट कस्टर्ड वाले के ठेले के पास खड़ी होकर, ये भगवान, ये है फ्रूट कस्टर्ड? ये तो बहुत महंगा है, और इसमें तो गाय का दूध, दूध पाउडर, महंगे फल, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, न जाने क्या क्या डाला है। इतने महंगे महंगे सामान मैं कहाँ से खरीदूंगी पिंटू की फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए? भाभी, हमारे घर में तो खुद 6 महीने में एक बार दूध आता है, वो भी जब कोई त्योहार या पूजा होती है। अगले दिन रात को जब बच्चों की थाली में साधारण खाना परोसा जाता है तो बच्चे चिढ़कर कहते हैं, ये क्या बना दिया, मुझे नहीं खाना ये। माँ, आपने अब तक मेरा फ्रूट कस्टर्ड क्यों नहीं बनाया? मुझे फ्रूट कस्टर्ड खाना है। माँ, मुझे भी वो दूध में बना फ्रूट कस्टर्ड खाना है। बच्चों, अपनी माँ से इतना जिद मत करो। देखो वो कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाई है, खा लो। अगले दिन सुबह दोनों बच्चे अपना टिफिन खोलकर खड़े होते हैं जिसमें रोटी के सिवा कुछ नहीं होता। मम्मी, आपने सुबह सुबह भी हमें ये सिर्फ रोटी बनाकर दे दी, इसमें फ्रूट कस्टर्ड कहाँ है? माँ, आखिर कब आप हमें हमारा मनपसंद फ्रूट कस्टर्ड बनाकर खिलाओगे? क्रीमी क्रीमी, मीठा मीठा। अच्छा सुनो, तुम्हारा जो दोस्त था वो फ्रूट कस्टर्ड कब खा रहा था? अपने जन्मदिन पर ना। तो तुम्हें भी तुम्हारा फ्रूट कस्टर्ड तुम्हारे जन्मदिन पर मिल जाएगा। माँ, मेरा जन्मदिन आने में तो भी बहुत टाइम है, क्या आप उससे पहले फ्रूट कस्टर्ड नहीं बना सकती? बेटा, फ्रूट कस्टर्ड बनाना इतना आसान नहीं है, उसे बनाने में बहुत बहुत समय लगता है, इसीलिए तुम्हें अभी इंतजार करना ही होगा। लेकिन मैं तुम्हारे जन्मदिन तक तो पक्का तुम्हारा फ्रूट कस्टर्ड बनाकर तुम्हें खिला दूंगी। ठीक है माँ। बच्चों के जाने के बाद जानवी ये बात अपनी सास से कहती है, बहुत छोटे बच्चे हैं, आज जिद कर रहे हैं, कल खुद भूल जाएंगे, तो इतना परेशान मत हो।
नहीं माँ जी, अब मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उन्हें उनके जन्मदिन पर फ्रूट कस्टर्ड खिलाऊंगी, तो अब मुझे कहीं से भी उन्हें फ्रूट कस्टर्ड खिलाना ही होगा। अगले दिन जानवी अपने पति से, सुनिए जी, कुछ पैसे हैं तो दे दीजिए ना, वो जरा बच्चों के लिए मुझे फ्रूट कस्टर्ड बनाने का बंदोबस्त करना है, जिसमें मुझे दूध और कई तरह के फल, दूध पाउडर, चीनी जैसे सामान चाहिए। कैसी बातें करती हो जानवी, तुम जानती तो हो कड़ी धूप में ईंट भट्टी में काम करने के बाद हम दोनों भाई जो पैसे कमा पाते हैं उससे सिर्फ बच्चों का स्कूल फीस और घर का खाना पानी ही चल पाता है। तो मैं तुम्हें फल और दूध लाने के पैसे कहाँ से दूं? अगले दिन जानवी हैंडपंप पर उदास होकर जूठे बर्तनों को धो रही होती है, तभी वहां उसकी सास आकर, क्या हुआ बहू, क्यों उदास है? वो माँ जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपने बच्चों को उनकी मनपसंद चीज नहीं खिला पा रही हूँ, पति के पास भी पैसे नहीं हैं। अच्छा बता, क्या क्या जरूरत लगेगी ये फ्रूट कस्टर्ड बनाने में? ज्यादा कुछ नहीं माँ जी, बस दूध और 4 से 5 तरह के फल जैसे अमरूद, केला, अनार, अंगूर, सेब, संतरा, और उसके बाद ऊपर से दूध पाउडर और चीनी। दूध तो मैं आस पड़ोस से 1 लोटा मांग लूंगी। तभी वहां आती राधा, और भाभी, दूध पाउडर इलायची तो छोटे छोटे पैकेट पे भी मिलते हैं 20 रुपए में, तो उसका बंदोबस्त तो मैं कर दूंगी। फलों का बंदोबस्त मैं कर लूंगी, मैंने थोड़े बहुत पैसे जोड़े हैं, थोड़े दिन और पैसे जोड़ती हूँ, फिर सस्ते दामों में कुछ फल तो आ ही जाएंगे। चलो इतने में तो बन ही जाएगा बच्चों का मनपसंद फ्रूट कस्टर्ड। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और माला लोटा लेकर पड़ोस में दूध मांगने जाती है, तभी पड़ोस की सुधा भड़कते हुए, अरे जाओ आगे जाओ, तुम्हें पता भी है गाय का दूध बाजार में कितना महंगा है, अगर गाय का दूध चाहिए तो पैसा लेकर आओ, पैसा ऐसे फ्री में नहीं मिलने वाला। माला निराश होकर दूसरे घर पर जाती है, जहाँ जानकी चिढ़कर कहती है, अरे जाओ आ गई लोटा लेकर दूध मांगने, अरे मैंने अपने बेटे के लिए गाय का दूध खरीदती हूँ, इतनी मुश्किल से तुम्हें कैसे दे दूं? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी पैसे से खरीदो, पैसे से। माफ करना, गलती हो गई। माला गरीब थी, उसके पास एक भी रुपया नहीं था, इसीलिए वह हिम्मत नहीं हारती है और हर दरवाजे को खटखटाने के बाद वह फिर एक दरवाजा खटखटाती है सावित्री का। सावित्री, थोड़ा सा गाय का दूध दे दे, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, रुक मैं भी लाती हूँ, ला अपना लोटा दे। सावित्री दूध लाकर माला के हाथ में दे देती है। भगवान तेरा हमेशा भला करे सावित्री। दूसरी तरफ राधा 10-10 रुपए जोड़कर एक किराने की दुकान से 10 वाला दूध का पाउडर और इलायची के पैकेट खरीद लेती है। राधा और माला के हाथ में दूध और दूध पाउडर इलायची देखकर जानवी, दूध और दूध पाउडर इलायची का बंदोबस्त हो गया, चलिए अब मैं भी अपने जोड़े हुए पैसों का गुल्लक तोड़ देती हूँ। जानवी गुल्लक तोड़कर 10, 20, 50 रुपए के नोटों को हाथ पर जोड़ने लगती है। 50, 50, 20, 10, माँ जी ये पूरे 200 रुपए है, इससे तो मैं हर फलों में से एक एक फल खरीद सकती हूँ। अब जानवी अपनी सास के साथ फलों के बाजार में जाकर लोगों के छाटे हुए फलों में से सस्ते फल चुन बिचकर खरीद के घर लाती है। चलिए माँ जी, फ्रूट कस्टर्ड बनाने की सारी तैयारी हो गई है और देखिए आज ही पिंटू के जन्मदिन की तारीख भी है। अब मैं फटाफट उसका मनपसंद फ्रूट कस्टर्ड बनाना शुरू करती हूँ जब तक वो बाहर खेल रहा है। अब जानवी अच्छे से सभी फलों को काट कर चूल्हे पर दूध को अच्छे से उबाल कर उसे ठंडा करके उसमें सभी कटे हुए फल, इलायची पाउडर, दूध पाउडर, चीनी डालकर फ्रूट कस्टर्ड बनाकर तैयार कर लेती है और स्टील के बड़े से कटोरे में डालकर उसको प्लेट से ढक देती है। उसके बाद लकड़ी के एक छोटे से टेबल पर वह अपना बनाया हुआ फ्रूट कस्टर्ड ढक कर रखती है और कुछ देर बाद पिंटू और पूनम बाहर से खेलकर घर आते हैं। माँ भूख लगी है, खाने को दो ना। तभी सारा परिवार एक साथ पिंटू को बर्थडे विश करते हुए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर पिंटू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हाँ, आज तो मेरा जन्मदिन है, खेलकूद के चक्कर में तो मैं अपना जन्मदिन ही भूल गया। हैप्पी बर्थडे पिंटू, अब जरा टेबल पर रखे कटोरे का प्लेट तो हटाओ। पिंटू जैसे ही प्लेट हटाता है उसमें उसकी मनपसंद फ्रूट कस्टर्ड रखी होती है। अरे ये तो वही है, सफेद सफेद मीठा मीठा क्रीमी क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड। आपने बना दिया माँ, ये बल्ले बल्ले, आज मैं भी अपने जन्मदिन पर फ्रूट कस्टर्ड खाऊंगा। देखा, मैंने अपना वादा पूरा किया ना। हाँ माँ। अब सारा परिवार कटोरे में फ्रूट कस्टर्ड खाना शुरू करता है। मजा आ गया माँ फ्रूट कस्टर्ड खा के तो। जानवी, आखिर तुमने ये इतना महंगा फ्रूट कस्टर्ड बनाया कैसे? ये मैंने अकेले नहीं बनाया है चेतन जी, इसमें माँ जी और मेरी ननद का भी पूरा सहयोग है। हम तीनों ने मिलकर पैसे जोड़ जोड़ कर ये फ्रूट कस्टर्ड बनाया है। भाभी, सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता था हमारा गरीब परिवार भी कभी फ्रूट कस्टर्ड खा पाएगा, पर आज ये फ्रूट कस्टर्ड खा के मेरा दिल खुश हो गया।
अब इसी तरह जानवी की मेहनत रंग लाती है और उसका पूरा परिवार पहली बार फ्रूट कस्टर्ड खाकर बहुत खुश होता है। काली बहू के गोरे ससुराल वाले। यहाँ पर तो सभी गोरे चिट्टे कितने अच्छे लग रहे हैं, बस मैं ही एक हूँ जो काली है। अनुजा बहन, क्या सोचकर और देखकर बहू लाई थी? रात के अंधेरे जैसी है। सूरज चांद की जोड़ी की जगह सूरज और रात की जोड़ी बना दी तुमने तो, जिसका कोई मेल नहीं। बहू, जरा मुझे एक गिलास पानी तो ला कर देना। मैं नहीं ला रही हूँ माँ जी, पानी चाहिए तो खुद ले लो। वाह भगवान, भी वैसे असलियत सामने ही दिखा ही देता है। तुम्हारी बहू गोरी तो है लेकिन दिल की साफ नहीं लगती। मेरी बहू दिल की बहुत साफ है। अच्छा ही है, कोई रूप पर मर गया तो किसी ने अखलाक देख लिए। अनुजा ने ऐसे बोलकर उस औरत का मुंह बंद करवा दिया। अनुजा एक गोरी चिट्टी और अमीर औरत थी जिसके घर में सभी दूध की तरह गोरे थे, लेकिन अनुजा अपने बेटे के लिए एक गरीब और काली लड़की को बहू बनाकर लाई थी, जिससे उसके बेटे को तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आसपास के लोग और मेहमान बड़ी बातें बना रहे थे, जिससे रितिका को काफी अजीब सा भी लगे जा रहा था। ऐसे ही उसका गृह प्रवेश हुआ और उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही अगले दिन रितिका तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। सभी कितने अच्छे लग रहे हैं सुबह सुबह। वैसे तो कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन गोरे गोरे सभी कितने अच्छे लग रहे हैं। और एक मैं हूँ काली कलूटी, इतनी ज्यादा तैयारी भी मेरे ऊपर अच्छी नहीं दिखती है। आह! अरे बहू, क्या हुआ रितिका, चक्कर आ गया क्या? पाँव मुड़ गया क्या? ऋतिक, शायद बहू को चक्कर आया है, तू इसे उठाकर सोफे पर ले चल। और उषा, तू इसके लिए जूस बना कर ला। नहीं नहीं माँ जी, जूस वूस की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? देखो तो तुम्हारा रंग भी पीला सा पड़ रहा है। भाभी, जूस बना लाओ और तुम यहाँ बैठो रितिका। सभी घर वाले रितिका की सेवा में ही लग गए। अनुजा ने उसे सोफे पर बिठाया और उसके पाँव में मरहम लगाया और उषा ने उसे जूस ला कर दिया। कुछ देर के आराम के बाद अनुजा बोली, बहू, अब अगर तेरी हिम्मत हो तो जाकर तू अपनी पहली रसोई बना ले। जी, बता दे माँ जी की क्या बनाना है? खाने में तो वही पूरी और आलू की सब्जी बना लेना और बाकी मीठे में हलवा। जी। रितिका खाना बनाने को रसोई में आ गई। उसने 2 कढ़ाई गैस पर चढ़ाई, जिस पर चांदी की कढ़ाई में उसने पूरियां तली और लोहे की कढ़ाई में उसने सब्जी बनने को रख दी। सब्जी खोलकर देखती हूँ, अब तो शायद आलू सही से गल गए होंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे नहीं, मैंने तो लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना दी जिससे ये काली हो गई। अब क्या होगा? कहीं अब मेरे ससुराल वाले मुझे मेरी माँ की तरह ही ताने न मारने लगे। रितिका ऐसे ही घबराने लगी और अपने मायके के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते वो अपने बीते दिनों में खो गई। माँ, लो खाना तैयार है, खा लो। ये कैसी शक्ल की सब्जी बनाई है तूने? काली सब्जी को भी काला कर दिया। अब कौन खाएगा इसको? माँ, ये सब्जी जली नहीं है, बस आप जो नई कढ़ाई लाई हो लोहे की, मैंने इसे उसमें बनाया तो ये काली हो गई। उससे नहीं है, तेरा हाथ लगने से काली हुई है काली। तेरा तो साया ही इतना काला है कि अच्छे खासे उजाले को कलंक में बदल दे। काली तू जैसी काली कलूटी है ना, तू हर जगह अंधेरा ही फैलाएगी। भाभी, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, खाना बना कि नहीं? हाँ, बना ना, बन गया, लाती हूँ। रितिका ने डरते डरते अपने ससुराल वालों के आगे खाना रखा, लेकिन ये क्या, किसी ने भी उसके खाने की बुराई नहीं की, बल्कि माँ, वैसे मानना पड़ेगा भाभी के हाथों में स्वाद तो बहुत है, तभी तो जरा देखो कितनी स्वादिष्ट पूरी सब्जी बनाई है। आखिर बीवी किसकी है? सच में बहू, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तूने। ला, मुझे जरा अचार तो उठा कर दे। सभी रितिका की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रितिका घबराई हुई सी खड़ी थी, जिसकी वजह से वो सही से सभी की बात को सुन भी नहीं पा रही थी। बेटा, मुझे जरा अचार दे दे। हाँ माँ जी, देती हूँ। लो माँ जी पानी। बेटा, मैंने पानी नहीं, अचार मांगा है। ओह अच्छा, माफ कीजिएगा। रितिका ऐसे ही घबराहट में कामों को बिगाड़ रही थी। कैसे कैसे उसने ऐसे ही सभी का पेट भरवाया, जिसके बाद रितिका को शगुन भी मिला, लेकिन अभी भी लोगों के तानों और मायके के अत्याचारों की वजह से रितिका के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया था। ऐसे ही आज के दिन रितिका की सास ने बहु भोज की दावत की थी, जिसमें उसने पूजा भी रखी। उषा, जैसे मैंने तेरी शादी के बाद पूजा के साथ बहु भोज करवाया था ना, वैसे ही आज मैं रितिका की भी खुशी का कर रही हूँ। इसीलिए चलो, इतने सब लोग आते हैं, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा आती हूँ। चल रितिका बहू, रेडी हो जा, हम अभी 15 मिनट में बाजार के लिए निकल रहे हैं। अनुजा के बोलने पर मोहिनी, उषा और रितिका तीनों जाने को तैयार हो गई। अभी वो जा ही रही थी कि उन्हें अपनी एक पड़ोस की औरत मिली, जो कि अपनी बहू के साथ आ रही थी। अरे अनुजा जी, देखिए तो जरा कैसा इत्तेफाक है, आप और मैं दोनों मिल गए। अरे उषा और मोहिनी भी साथ हैं, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाएंगे, बस जा रही हूँ इन तीनों को शॉपिंग करवाने। तीनों कौन तीनों?
अरे अच्छा, ये काली सी औरत भी तो आपकी बहू है ना शायद? मुझे लगा कोई ऐसे ही है। वैसे कोई मेल नहीं है आपकी इस बहू का आपके गोरे चिट्टे परिवार में। आपके जैसे सांपों का कोई मेल नहीं है मेरे परिवार में, वरना हम तो अपनी बहू से खुश हैं। अच्छा चलते हैं, हम जानवरों के ज्यादा मुंह नहीं लगते हैं। अनुजा ऐसे जवाब देते हुए आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में वो लोग बाजार पहुंच गईं, जहां उषा और मोहिनी दिल खोलकर शॉपिंग करने लग गईं। ये वाली अच्छी लगेगी या ये वाली? माँ जी कुछ तो बताइए। ये वाली ज्यादा अच्छी है। माँ मेरा भी बताओ। तू भी साड़ी पहनेगी? ये गुलाबी वाली ले ले, तेरे ऊपर बहुत प्यारी लगेगी। रितिका बहू तू भी तो खरीद, तू क्यों पीछे को खड़ी हुई है? नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। मेरे पास जो शादी में मिले हुए कपड़े हैं मैं वही पहन लूंगी। अरे ऐसे कैसे? तेरे लिए ही तो मैंने फंक्शन रखा और तू ही पुराने कपड़े पहनेगी, ये क्या बात हुई? माँ जी रहने दो, मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं काली हूँ और काले रंग पर कोई रंग नहीं खिलता। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सरासर गलत है। देख वो जामुनी वाली साड़ी उठा तो सही। रितिका ने घबराहट में पहले तो गलत साड़ी उठाई और जब दूसरी बार में सही पर हाथ लगाया तो वो खुद ही फिसल कर गिर गई। बेटा ऐसी भी क्या घबराहट। हाँ देख जरा, एक ही बार में ये साड़ी मुझे तेरे लिए पसंद आ गई, बस यही ले ले। और तू तो शॉपिंग करेगी नहीं, मैं ही तेरे लिए आज पूरी शॉपिंग करूंगी। अनुजा ने ऐसे बोलकर रितिका की सारी शॉपिंग खुद से की। शॉपिंग से घर आकर अनुजा ने उषा और मोहिनी को रितिका को तैयार करने का काम दिया और उषा और मोहिनी ने रितिका को बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से तैयार किया। जब तैयार होकर रितिका ने खुद को शीशे में देखा, ये मैं ही हूँ, इतनी सुंदर, ये मैं ही हूँ ना? हाँ भाभी आप ही हो। अब नीचे चलो और नीचे जाकर माँ जी को अपना लुक दिखाओ। मोहिनी और उषा रितिका को पकड़कर नीचे लेकर आई। नीचे ऋतिक और अनुजा खड़े हुए थे। अरे वाह भाई वाह, जवाब ही नहीं आज तो मेरी बहू का। कितनी सुंदर लग रही है। देख ऋतिक, ये है तेरी पत्नी, संस्कारों की भी धनी और रूप की भी धनी। सही बोल रही हो माँ। सभी ऐसे ही रितिका की तारीफ ही करने लगे कि तभी रितिका ने रोना शुरू कर दिया। क्या बात है रितिका, रो क्यों रही हो? हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ बोल बहू, कुछ गलत बोल दिया क्या हमने? क्या बात है, कुछ तो बोल। नहीं, आप लोगों ने कुछ गलत नहीं बोला। आप परेशान मत होइए। वो तो मुझे बस इसलिए रोना आ गया क्योंकि कभी किसी ने मुझे हाथ से पहले सुंदर नहीं बोला था और साथ ही ना कभी ऐसा प्यार मिला। रंग की वजह से मैंने बचपन से बस ताने ही खाए हैं, जिससे शायद मेरा आत्मविश्वास भी गिरा। लेकिन आपके जैसा ससुराल मिल जाने से मैं तो धनी हो गई। सच में आप लोग बहुत अच्छे हो, बस इस वजह से मुझे जरा रोना आ गया। बस बस बहू, जिन्होंने तुझे ताने दिए, तुझे बुरा भला बोला, वो बचपन से तेरे साथ तो थे लेकिन कभी भी तेरे अपने नहीं थे। तुझे अपना परिवार तो अब मिला है, इसलिए रो नहीं। आंसुओं को पोंछ ले, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा और मेहमान भी बस आने ही वाले होंगे। अनुजा ने ऐसे बोलकर रितिका के आंसुओं को साफ कर दिया। बस फिर क्या था, अब रितिका समझ गई थी कि उसके ससुराल वाले बस गोरे ही नहीं बल्कि दिल के भी साफ हैं, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी दोबारा बूस्ट होने लगा। उसने अच्छे से पूजा की और बहु भोज हुआ और इस सब के बाद रितिका आराम से अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी।